बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। हैप्पी वेडनेसडे। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ हुसैन लियाकत। बखैर रागले आपको कहेंगे, जी आयन कहेंगे, वेलकम कहेंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और देखना मत भूलिएगा सुबह की सोच। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अब तो वैसे भी मेरे ख्याल में जो फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग देख रहे होते थे इन रूटीन, आज शायद वो 15 देख रहे होंगे, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग इस वक्त घर में ही हैं। इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ खास तौर पे। इस्लामाबाद के लोग, आप कैसे आज पहुंचे? वैसे मेरा ये था कि मैंने कल जब 2-3 घंटे की खबरी देखी तो मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस में रहूंगा। बाय द वे गाइस, हसनैन ऑफिस में। अब नाज़रीन को ये बताने का मकसद ये कि डेडिकेशन देखें आप लोग, हमारी कमिटमेंट चेक करें आप प्लीज, कि हम लोगों का जो आपसे रिश्ता है बड़ा ही खूबसूरत है। और निम्रा भी रात को अपने घर नहीं गई। जी, मैं भी अपने घर नहीं गई और हसनैन भी ऑफिस में ही रुके हैं। अब इसका मकसद ये था ताकि हमारा प्रोग्राम मिस ना, और हम लोग जो है ना टाइम पे पहुंचे ऑफिस, प्रोग्राम करें और आप लोगों को तमाम तर मामलात से अपडेटेड रखें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और सो थैंक अस लेटर एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अस। एग्जैक्टली। और आज मेरा ख्याल है कि जितनी कमिटमेंट हमने शो किया, आपसे भी हम तवक्को करते हैं कि आप उसी कमिटमेंट से हमें देखते रहें, ताकि हम जो है वो हमारा और आपका जो साथ है ये आगे बढ़ता रहे, हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे। एग्जैक्टली। और हम फिर ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करें। चले, लेकिन एक और खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हसनैन। हुकूमत ने बाय द वे आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान भी कर दिया। जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में इजाफा हुआ, इतनी कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत बहरहाल फिर भी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि उसके बाद जो उसकी नई कीमत है वो 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई है। जबकि पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 247 रुपीज़ का ही वो चल रहा है और 3 पैसे भी हैं उसके साथ। सो ये इस पे बरकरार है और जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। अगले 15 रोज के लिए आपको ये कीमतें मिलेंगी डीजल और पेट्रोल। वैसे कल जो खबरें आ रही थी, एबीएन ने भी दी, पाकिस्तान के दूसरे मीडिया ने भी दी कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा होगा, लेकिन ये जो कीमत आपने बताई है 247 रुपए वहीं पे बरकरार है। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो लोग कार्स यूज करते हैं उनके लिए पेट्रोल अगर बरकरार रहेगा तो अच्छा है। हाँ, हमारी ये बात है कि हम तो हवा के साथ चलते हैं। नहीं, जो डीजल है ना, बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादातर चलता है, मतलब ट्रक्स पे चलता है, फिर बड़ी बसेस पे चलता है। तो इस वजह से डीजल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है थोड़ा सा इकोनॉमी वाली साइड पे होता है, महंगाई वाली साइड पे होता है। लेकिन जब पेट्रोल बरकरार रहता है तो मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल की जेब के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास मोटर बाइक है, जिसके पास रिक्शा है, उसके लिए कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये जो 10 रुपए उन्होंने कहा था कि इसको हमने बढ़ाना है, अगर वो नहीं बढ़ाया तो एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ये लगता है कि शायद वो ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा पूरी तौर पे तो कम होना चाहिए। हाँ, जब आपने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, जब आपके पास इतने बड़े इन्वेस्टर्स आए, उसके बाद तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और जैसे आप कार्स यूज करते हैं या लोग जो है ना वो गाड़ियां यूज पेट्रोल की कीमत में तो बिल्कुल भी इजाफा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हंसते, अगर आपने ये खबर ब्रेक की है ना, चले 10-15 दिन के बाद देख लेते हैं। चलें जी, देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन मेरी दुआ है कि भाई कम हो। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब क्रिकेट के हवाले से आपको खबर देते हैं। क्रिकेट में जहां पे कल मुल्तान में जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो लग ही रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से फिर एक बारी बरकम नजर बनाए जाएंगे। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर में फेल होता हुआ नजर आया, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर कोलैप्स होता हुआ नजर आया, लेकिन वहां पे सिर्फ एक शख्स था जिसने सेंचुरी दागी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामरान गुलाम की, जो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। और उसके ऊपर साबिक कप्तान और जिनकी जगह पे वो खेल रहे थे बाबर आजम, उनका एक रद्द अमल आया। मुल्तान टेस्ट में डेब्यू पर मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, जिस पर बाबर आजम ने रद्द अमल देते हुए उनकी पिक्चर्स को शेयर किया, उनकी सजदा करती हुई पिक्चर्स को शेयर किया और उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि कामरान आप बहुत अच्छा खेले हैं। और आपको बताता चलूं कि कामरान गुलाम वो 13वें बैट्समैन है जिन्होंने डेब्यू में पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी दागी है। लेकिन मेरा सवाल बाबर आजम से ये है कि बाबर साहब आज 4 साल पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, स्याह सफेद के मालिक थे, और 4 साल कामरान गुलाम रेगुलरली परफॉर्म कर रहा था। कोई भी ऐसी क्रिकेट नहीं है, लिस्ट ए की क्रिकेट देख लें, फर्स्ट क्लास की क्रिकेट देख लें, आपके डोमेस्टिक T20 इवेंट्स देख लें, वहां पे कामरान गुलाम रन्स कर रहा था। लेकिन आपने उस वक्त कामरान गुलाम को टीम में क्यों नहीं रखा? कौन सी आपको इनसिक्योरिटी थी? और आप जब वो आपको रिप्लेस कर रहा है और सेंचुरीज कर रहा है तो उस पर आप मुबारक दे रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहूँगा? हिपोक्रेसी। हाँ, नहीं कहते, चले अच्छा, हम ऑनर है, चले हमने नहीं कहा।
اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی. کچھ ایس سی او سے متعلق ہے, یعنی کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے سمٹ کے دوران حسنین بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی. چین, روس اور دیگر جو رکن ممالک اس وقت پاکستان میں جو کہ موجود بھی ہیں, ان کے ساتھ معاہدے طے پا گئے. ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سے ایم او یو سائن ہو گئے, جس کے لیے ہم لوگ بڑے ایکسائٹڈ بھی تھے. پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سمٹ کے دوران جی چین, روس اور دیگر ممالک کے ساتھ حسنین یہ $11 بلین کے معاہدے طے پائے ہیں. متعدد قسم کے یہ معاہدے طے پائے, اور اہم معاہدوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ $6.8 بلین کی سرمایہ کاری کے ساتھ جو ہے وہ مین لائن مطلب کہ ML1 جی ML ریلوے منصوبہ ہے. اس کے علاوہ سکھر سے حیدرآباد تک $400 بلین کا موٹر وے منصوبہ بھی اس میں شامل ہے, اور مزید جو بات چیت ہے اس میں $1 بلین کا قراقرم ہائی وے سے متعلق بھی ایک منصوبہ ہے, اور $2 بلین کا آزاد پتن منصوبہ بھی شامل ہے. اب یہ مذاکرات سی پیک 2 کے تحت بنیادی ڈھانچہ اور جو زراعت کی بہتری پر بھی توجہ دیں گے. سو آئی تھنک سو کہ یہ ایس سی او کے بعد بڑی اچھی خبر ہے کہ یہ متعدد جو پروجیکٹس میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کیے, ML1 ہو گیا, پاک پتن والا پروجیکٹ ہے موٹر ویز کے, سو یہ سی پیک 2 کا حصہ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ان دی اینڈ لانگ رن میں. اور اس وقت یہ فوٹیج چل رہی ہے, ازبکستان کے صدر پاکستان میں پہنچ آئے ہیں. بہت سارے پرائم منسٹرز ایسے پہنچے ہیں جو کہ پاکستان میں اس وقت اسٹیٹ گیسٹ ہیں. ازبکستان کے صدر بھی پہنچ آئے ہیں اور اس وقت ان کا استقبال ہو رہا ہے. لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ چائنا کے جو پرائم منسٹر پہنچے تھے ان کا استقبال شہباز شریف صاحب نے خود کیا تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی پرائم منسٹر پہنچے وہ ڈپلومیٹک نارمز کے ذریعے, کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ وزیر توانائی کو بھیجا گیا, کہیں پہ وزیر خارجہ کو بھیجا گیا, کسی اور کو بھیجا گیا, ان کو ریسیو کیا گیا. لیکن جو خبر آپ نے بتائی نمرا, یہ بڑی حوصلہ افزا خبر ہے کہ پاکستان کافی عرصے بعد ایک تو ایک ملٹی نیشنل ایونٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے, اور اوپر سے بہت ساری انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, $1 بلین میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ویسے انیشیلی یہ ایم او یوز ہوتے ہیں جو کہ سائن ہوتے ہیں, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے دونوں طرف سے. یا تو پاکستان کو بھی ایک قدم بڑھانا پڑے گا, پھر چائنا کے ساتھ اگر ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ایک قدم بڑھانا پڑے گا. ہم نے دیکھا جتنے بھی دورے ہوتے ہیں ہم $1 بلین کے ایم او یوز کرتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جاتے. دیٹ از آئی تھنک ناٹ گڈ. اب ہم اس اسٹیج پہ کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. خبریں نہ بنی رہ جائیں نا. بالکل ایسی ہے. اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں جی, ہم پاکستان سے آپ کو ساؤتھ افریقہ لے چلتے ہیں, جہاں پہ 50 سال میں پہلی دفعہ سہارا ڈیزرٹ میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے. صورتحال سے جو خشک جھیلیں ہیں وہاں پہ پانی بالکل بڑھ چکا ہے, اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. اور ماہرین موسمیات کے مطابق نایاب فضائی حالات اور موسمیاتی تبدیلی اور غیر معمولی واقعے کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. اور جنوب مشرقی موراکو کی بات کی جائے جو دنیا کے خشک ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے, اب بارشوں کی بدولت ایک زندہ وہاں پہ ایکو سسٹم کا منظر پیش کر رہا ہے, اور ایک زبردست وہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہریالی ہے, سبزہ ہے. اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اگر اس کو دیکھا جائے نا, تو یہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں یہ جو عرب ہیں یا پھر جو ریگستان ہیں ان میں آپ کو سبزہ بھی نظر آئے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک ہے. سو خیر آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کی ایک فرم ہے حسنین. بھارت سے اچھا ہم لوگ اکثر خبریں شیئر کر رہے ہیں آج کل, لیکن یہ جو ابھی ایک فرم ہے اس نے حسنین کیا یہ ہے کہ جو ان کے ورکرز ہیں نا, اس کے لیے ان ورکرز کے لیے انہوں نے گاڑیاں اور موٹر سائیکلز کا تحفہ جو ہے وہ شامل کیا. یہ ایک تعمیراتی کمپنی ہے جی, ڈیزائن فرم ہے یہ بیسکلی, اور ٹیم ڈیٹیلنگ سولوشنز اس کا نام ہے. انہوں نے ایودھیا پوجا جو ان کی کوئی ہوتی ہے اس کے موقع پر اپنے ملازمین کو $4 لاکھ مالیت کی گاڑیاں اور بائکس جو ہیں وہ تحفے میں دی. کمپنی کے جو مالک ہیں سدھارتھ آئی تھنک ان کا نام ہے, یا سردھار کنان, انہوں نے 28 بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین کو گاڑیاں دی, اسکوٹیز دیں, اور 9 سال سے زائد جو زیادہ عرصہ ملازمت کرنے والے ملازمین کو گاڑیاں, جبکہ 7 سال سے زائد جو کام کر رہے ہیں اسی کمپنی میں ان کو انہوں نے اسکوٹیز دی. اور یہ کارز اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں, بڑی کوئی لگژریس قسم کی کارز جو انہوں نے اس وقت اپنے ورکرز کو دی ہیں. بڑا اچھا ہے ویسے یہ. آپ جب ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کریں, کمرشل سیکٹر کی بات کریں, تو وہاں پہ امپلائیز کو اسی طرح سے خوش کیا جاتا ہے, اچھی اچھی کارز دی جاتی ہیں, ان کو بائکس دیے جاتے ہیں تاکہ ان سے پروڈکٹیوٹی لی جائے. اور اس پروڈکٹیوٹی کو لینے کے لیے کمپنیز بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. $4 لاکھ پاکستان میں بھی اگر کوئی کمپنی خرچ کرے گی نا, تو ایک بڑا چنک ہوتا ہے اس کمپنی کے بجٹ کا. انڈین 4 لاکھ اس کے حساب سے نا, وہاں پہ تو روپی کی ویلیو بھی کچھ اور ہے, پاکستان میں تو اور ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست کلچر ہے پاکستان میں. انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کا کلچر ہمارے جو کارپوریٹ ادارے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا, ملٹی نیشنل کمپنیز میں دیکھنے کو نہیں ملتا. ہمارے ہاں ادارے تو پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں دیتے, ان کو کہتے ہیں اپنے خرچے پہ آ جائے. بیگم پارٹن جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, پاکستان میں بھی ایسا کلچر ہونا چاہیے, اور جو لائل امپلائیز ہوں جو اچھا کام کریں ان کو اداروں کو
अच्छे से रिवॉर्ड करना चाहिए उनको, ताकि मोटरसाइकिल motivated रहे ना वो या काम करने के मोटरसाइकिल लिए। बाइक छोड़ दे, पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है ना पेट्रोल वगैरह दे दिया करें, कुछ Allowance फैसिलिटीज दे दे दिया दिया करें, कोई बहुत अलाउंस दे कम दिया करें, companies। ज्यादा बेहतर रहता है जी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब भारत से हम आपको एक ऐसे नायाब चीज का बताने लगे हैं जिसको आप सब लोग जानते हैं, इंजीर के हवाले से। इंजीर अपने अंदर इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद असरात रखती है। और इंजीर को वैसे कहते क्या है? क्या मतलब? इंजीर को कहते क्या है? जन्नत का मेवा। जन्नत का मेवा क्यों कहते हैं? वो आप बताए ना। नहीं, क्यों कहते हैं वैसे? इसको जवाब मेरे पास भी नहीं है। जन्नत का मैं जवाब मेरे पास भी नहीं नहीं, बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। जन्नत का मेवा कहलाए जाने वाली जो इंजीर है उसको चाहे खुश्क करके खाया जाए नहीं, या फिर ताजा इंजीर को फल। मेवा क्यों कहते हैं? इंजीर को जन्नत का मेवा क्यों कहते हैं? मैं तो अपनी वजह ये बता रही हूँ, आपने आपने बता सकता तो ये हूँ तो कि आपने खुश करके खाया जा सकता है, ताजा फल की सूरत में खाया जा इसकी सकता है। अफादियत की वजह से आज भी। सुबह और ना मैंने अपने रिसर्च से भी ये सवाल किया, मैंने कहा यार आपने रिसर्च ये करनी है कि इसको जन्नत का मेवा क्यों कहते हैं। अच्छा। उन्होंने भी रिसर्च में सब कुछ हमें बताया जी कि ये खुश करके खाया जा सकता है, फल की सूरत में खाया जा सकता है, इसके अंदर मौजूद बेशुमार जो मिनरल्स हैं, vitamins हैं, फाइबर्स minerals होते हैं, हैं, yes। सेहतमंद हो सकते हैं, तवाना रखे आपकी बॉडी को रख सकते हैं वो, और इस सूरत में आपको बहुत सारी मदद भी मिल सकती है। आपके और ये immune शहतूत system के खानदान से ताल्लुक रखता है। अच्छा हो सकता है। उन्होंने एक रिसर्च जरूर की है, जिस तरह निमरा ने बताया कि ये शहतूत के खानदान से ताल्लुक रखता है और इसका अनोखा जो मीठा जायका है वो दीगर फलों से कदरे मुख्तलिफ होता है। इंजीर को ताज़ा हालत में खाया जाए तो चुबाने में नरम महसूस होती है और खुर्दनी बीजू से भरे होने की वजह से इसके बायस बहुत सारी जो है वो और भी इसमें अफादियात क्रंची सी हो जाती है। क्रंची सी हो जाती है। लेकिन इसको जन्नत का मेवा क्यों कहते हैं, इसके हवाले से हमने रिसर्च किया है। रिसर्चर की रिसर्च भी है, निमरा से भी मैंने सवाल कर लिया, मैंने भी किया। हम अपने बड़ों से सुना करते थे कि इंजीर एक ऐसी ये ड्राई फ्रूट है या जो भी आप इसको कह लें कि आपको जन्नत में भी मिलेगा, ठीक है। ये जो फल है ये आपको जन्नत में भी मिलेगा। इसके हवाले से जो मुझे रिसर्च मिली है तो ये उन चंद फलों में है जो जन्नत के फलों में शामिल होगा। जन्नत में आपको इंजीर देखने को मिलेगी। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अभी खा रहे हैं, हो सकता है कि आपको जन्नत में ना मिले। जिस तरह आप कहते हैं कि अनार आप खाए ना तो उस अनार का एक दाना जो जन्नत है में से शिफा होता है। तो इस तरह बहुत सारे फल ऐसे हैं जो कि जन्नत में भी आपको नजर आएंगे, तो इंजीर भी आपको जन्नत में नजर आएगा, इसलिए इसको जन्नत का मेवा कहते हैं। एग्जैक्टली। चलें, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी पड़ेगी, और फिर जब हम वापस आएंगे तो इस मुतालिक हम बात करेंगे। आप सब ने देखते रहना है सुबह की सोच। वेलकम बैक टू शो। सोच में अब हम बात करेंगे शंघाई तावन तंजीम की, जिसके हवाले से निमरा कल आपने तकरीबन 4 घंटे ट्रांसमिशन की है। डिफरेंट मेहमानों से आपने बात की है जिन्होंने आपको स्ट्रेटेजिकल वाइज, इकोनॉमिकल वाइज, तमाम तर आस्पेक्ट से बताया कि शंघाई तावन तंजीम पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके हवाले से आपको बताते चलें कि अभी भी हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बताया था कि $11 बिलियन के MOU साइन होंगे। सो इतने बड़े पैमाने पे तब्दीली आ रही हैं। क्या आप समझती हैं कि SCO के इजलास के बाद जो पाकिस्तान की कोई तकदीर है वो बदल सकती है या नहीं बदल सकती? नहीं, ओवरनाइट इफ यू एक्सपेक्ट कि एकदम से तकदीर बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी बिग इवेंट, लेकिन कल जब हम अब्दुल बासित साहब जो कि साबिक सफ़ीर और ABN न्यूज़ का जो एक प्रोग्राम है वो भी होस्ट करते हैं, उनका तज्जिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका कहना था कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ओवरनाइट पूरे हालात बदल जाएंगे और पता नहीं क्या हो लिया और पाकिस्तान ने क्या मार्का मार लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ रूटीन थिंग। ये रोटेशनल होता है। डिफरेंट कंट्रीज जो इसके मेंबरान हैं उनको इसकी सरबराही मिलती है, उनको ये चांस मिलता है कि वो इसको होस्ट करें। इस बार पाकिस्तान की बारी थी तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को ये इसको होस्ट करने का दिया। ऑल्दो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ फिर यहाँ पे जब इतने सारे MOU साइन हो रहे हैं तो इस पे फिर इम्प्लीमेंटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एकदम से वो कल आपको लगेगा कि भाई पता नहीं डेवलप्ड कंट्री बन के आपके सामने आएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे चीज़ों को बेहतर होने के लिए। और जैसे उनका भी कहना था कि सबसे पहले यहाँ पे हमें खुद ही अपने मुल्क में जो हमारे हालात ख़राब हैं, बहुत सारे वजूहात हैं, उसकी वजह से मसाइल बने, वो पहले ठीक करने की ज़रूरत है। जिस दिन हम उन मसाइल से निकल गए उस दिन हम बात कर सकते हैं कि ये इस शंघाई ताउन तंजीम या इस तरह का कोई और इवेंट है वो हमें असल मायने में कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि किसी भी चीज़ का, जिस तरह आपने उनसे एक सवाल किया था कि ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ ना एक अजीब व गरीब सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है कि ब्रेक थ्रू है, कितना बड़ा इकदाम है, कितना बड़ा फ़ायदा होगा।
इट्स अ रूटीन मैटर, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस इसकी इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान की जो बाहर मुल्कों में जो शोहरत है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान के पास एक मौका था अपना पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने रखने का, और पाकिस्तान ये जितनी भी एफर्ट कर रहा है शायद ना इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है ना किसी और प्रॉस्पेक्ट के लिए कर रहा है, वो सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि हम कितने सेफ मुल्क हैं, हम कितने प्रॉस्पर मुल्क हैं और हम कितनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के इजलास को हम होस्ट कर रहे हैं। और इसके हवाले से कल अगर शंघाई ताउन तंजीम की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इशाया दिया गया जिसमें तमाम तर मुल्कों के वज़ीर आज़म मौजूद थे। उस इशाये में जे शंकर साहब ने वज़ीर आज़म से मुसाफा भी किया, उसमें खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ, और मेरा ख्याल है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे इसको पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर होगा। ऐसा ही है। खैर, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद अजमल जो कि हमारे रिपोर्टर है वो हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद, सबसे पहले तो बताइएगा शंघाई ताउन तंजीम के जो कल मुआहदे हुए, जो MOU साइन हुए, उसमें कुछ डिटेल हमने शेयर की है। $11 बिलियन के मुतादिद जो मुआहदे हैं वो तय पा गए चीन के साथ खास तौर पे रूस के साथ। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखें, एक तो पाकिस्तान के लिए ये बड़े एजाज की बात है, और पाकिस्तान का तो तशख्खुस और तासुर है आलमी सतह पर, वो इस ये जो इजलास सरबराही इजलास होने जा रहा है जिसमें 8 रुकन ममालिक जो हैं वो उनके सरबराहान शिरकत कर रहे हैं, और ईरान और भारत की जो नुमाइंदगी उनके वजीर तिजारत और वजीर खारजा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो मस्बत एक तशख्खुस है वो पूरी दुनिया के सामने जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछली चंद दहाइयों से जो हमारे यहाँ के हालात थे, और पूरी दुनिया ये समझती थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है और वहां पर अमन नहीं है और सुकून नहीं है, तो वो एक जो तशख्खुस है वो जो है इससे जो है डिफ्यूज होगा, और पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर जो एक तासुर है वो उभरेगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। और ये जो 8 ममालिक के रुकन ममालिक हैं, रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत इसमें शिरकत करेंगे, तो उससे भी जो है ये एक अच्छा तासुर जाएगा। फिर दूसरा ये है कि इसके साइड लाइन पे जो मुलाकातें हैं पाकिस्तान की इन ममालिक के वफूद की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ और मुख्तलिफ वजारतों के साथ और वजीर आजम के साथ और आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, उससे भी जो है उसके अंदर जो मुआहदे हो रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि $11 अरब के जो मुआहदे हैं, और चीन के साथ खास तौर पर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुआहदे इस हवाले से हो रहे हैं, तो ये इससे एक जो पाकिस्तान के लिए जो है एक नई राहें खुल रही हैं कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में जिस तरह चाइना के साथ जो है, जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन की जो राहें हैं और मुख्तलिफ मुआहदे हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है इसका फौरी तौर पर कोई इम्पैक्ट ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले ही आपने देखा है कि जिस तरह IMF के साथ हमारे मुआहदे जो हैं वो हुए हैं पिछले दिनों में, और दीगर जो इंटरनेशनल इदारों ने पाकिस्तान पर जो एतमाद का इजहार किया है, तो उसमें पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इससे जो ये जो मुआहदे हो रहे हैं इन मुआहदों को आगे लेकर जो है किस तरह चलता है, और फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान इनको किस तरह इन पर अमल दरामद करता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मुआहदे होते हैं, ये फौरी तौर पर इनका इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इन मुआहदों का जो अमल जो है वो पाकिस्तान के लिए आएगा, और पाकिस्तान के जो बेहतर हालात है उनका तो जो तशख्खुस है वो पूरी दुनिया के सामने शायद पाकिस्तान के हवाले से ना आप अगर हमारी हिस्ट्री देख ले तो हमने हमेशा बड़े प्लेयर के साथ खेलने की तवक्को की है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो USA हो या फिर चाइना हो, और पाकिस्तान खुद भी खित्ते का एक बड़ा प्लेयर है, चाहे इकॉनमी हमारी ठीक है या नहीं है। अभी इस SCO में पाकिस्तान के अलावा 3 बड़े प्लेयर थे, एक तो इंडिया है जिसने अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजा, अब रशिया और चाइना। अब रशिया के हवाले से बताइएगा, चाइना तो चले उनका एक सरकारी विजिट भी चल रहा है, क्या रशिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं, और जो रूटीन से हट के ताल्लुकात हमारे जिस तरह US के साथ है किसी ज़माने में, उस तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, रूस के साथ पिछले इमरान खान साहब के दौर से ही जो रशिया के साथ जो है बातचीत का मामला आगे चला था, और फिर मौजूदा हुकूमत ने भी उसको आगे बढ़ाया है, और रशिया के साथ भी क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से रशिया को भी नई मार्केट्स की जरूरत है और नए एलाइज की जरूरत है, और उसके लिए रशिया भी कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी हमेशा से आपने देखा है कि अमेरिका के पोल में रहा है, और हम हमेशा उसी ग्रुप में रहे हैं। तो पहली दफा यह हुआ है कि पाकिस्तान ने
نے روس کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھایا ہے، اور خاص طور پر روس کے ساتھ جو ہے بارٹر کے سطح پر جو ہے نا معاہدے، جس طرح کچھ پاکستان کے تیل کے جہاز وہاں سے آئے ہیں اور اس کے بعد پاکستانی مصنوعات جو ہیں وہاں جانا شروع ہوئی ہیں، تو اب بارٹر کے لیول پر پاکستان کے ساتھ بارٹر معاہدے جو ہیں وہ روس کرنے جا رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی پاکستان پر بہت ہوگا، کیونکہ جس طرح ہم رشیا سے کچھ چیزیں منگائیں گے، پاکستان سے بھی بہت سی اشیاء جس میں چاول ہیں، جس میں پاکستان کے فروٹس ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، ہم بھی روس کو دے سکیں گے، اور بارٹر کے سطح پر یہ جو معاہدہ ہے جب یہ آگے بڑھے گا تو روس کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہوں گے، اور یہ یوکرین کی جنگ کو ہمیشہ نہیں رہنی، اور یہ اگر جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو روس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو پاکستان اور روس کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بڑے پیمانے پر بڑے مضبوط ہوں گے، اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں کے اندر جو جس میں دفاع کے ہیں، سیکورٹی کے معاہدے ہیں، وہ معاہدے بھی جو ہے روس کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بتائیے گا کہ آج ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شاہد، کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے، آج جو سمٹ کیونکہ باقاعدہ طور پہ آغاز ہو جائے گا؟ جی، آج بالکل وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت کے اندر یہ جو ایس سی او کا سربراہی اجلاس ہے، جس میں 8 سربراہان مملکت اور ایران اور بھارت کے جو وزیر تجارت اور وزیر خارجہ ہوں گے، تو اس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہوں گے، جو پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ مبصر منگولیا بھی مبصر کی حیثیت سے اس میں شرکت کرے گا، اور دیگر پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس کے اوپر لگی ہوں گی، اور اصل شام کو جو اس کا اعلامیہ جاری ہوگا، متفقہ طور پر مشترکہ اعلامیہ جو ہوگا، اس کے اوپر جو ہے پوری یورپی اقتصادی برادری بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے پوری جو ہے اس اوپر پوری دنیا کی نظریں لگی ہیں کہ وہ اعلامیہ کیا ہوتا ہے جب یہ تمام ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی، دفاعی اور تمام شعبوں کے اندر جو ہے تعاون کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اعلامیہ جاری کریں گے، تو وہ اعلامیہ سب سے اہم ہوگا اس اجلاس کا، اور اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اس اجلاس کے یونگ منگ اور وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار ہیں، وہ اس کی جو ہے میڈیا کے ساتھ اس کی جھلکیاں مسلسل شیئر کرتے رہیں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی سربراہان مملکت جو ہے، اور کل جس طرح انہوں نے ان کے اعزاز میں شائعہ دیا ہے، اور وہ خود وزیر اعظم جو ہیں وہ اہم ممالک کے جو سربراہان تھے ان کو انہوں نے جا کے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، اور اہم ممالک کے جو جس طرح چین، روس اور جتنی سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں ان کے جو سربراہان یہاں پر شریک ہوئے ہیں، وہ اعلامیہ جو ہے وہ پوری دنیا پر ایک اچھا تاثر اور تشخص قائم کرے گا کہ یہ تمام خطے کے ممالک مل کر جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آئندہ کا ان کا لاہ عمل کیا ہوگا، وہ اعلامیہ اس بات کو واضح کرے گا۔ اچھا، شاید مجھے یہ بتائیے گا کہ جے شنکر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی، کل مصافحہ بھی ہوا، کچھ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جے شنکر کوئی پازیٹیو بات کریں گے اس ایس سی او میں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جے شنکر ایک واحد شخص ہے جو پوری انڈین کیبنٹ کی بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ پاکستان مخالف ان کے بیانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں، یہ فورم تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر کیونکہ علاقائی سطح پر بات ہوگی تو وہ لازمی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے، لیکن ان کا کہ وہ شاید وہ منفی بات ہو، لیکن پاکستان کے اندر ان کا آ جانا، کیونکہ بہت سے اتنے ایسے فورمز ہیں جن پر کبھی پاکستان اور انڈیا کے جو ہیں باہمی ان کی ہمارے جو خیالات ہیں وہ نہیں ملتے ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کی ہمیشہ جو ہے وہ آپس سے مخالفت رہی ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان کے اندر اس اجلاس میں شرکت کے لیے آ جانا، اگرچہ وزیر اعظم کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، کسی بھی وجہ سے نہیں آئے، ان کا آ جانا بھی جو ہے یہ ایک بڑی بات ہے، اور کیونکہ کافی عرصے سے پاکستان کے جو جامع مذاکرات انڈیا کے ساتھ جاری تھے اور دو طرفہ مذاکرات جاری تھے وہ ایک تعطل کا شکار تھے، تو لگتا یہ ہے کہ اب شاید برف اس سے پگھل جائے اور آئندہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیگر امور پر بھی جو ان کے دو طرفہ امور ہیں ان پر بھی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت کشمیر کے ایشو کے اوپر اگر وہ کوئی بات کریں گے تو وزیر اعظم بھی ہمارے جو ہیں شہباز شریف وہ بھی خطے کے دیگر معاملات کو لے کر جو خطے کے اندر ایک بڑا پرانا اور تنازع ہے کشمیر کا تنازع، اس معاملے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ اگر وہ اس پر بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو بات اگر وہ کوئی نیگیٹو کریں گے تو اس کو وہ بیلنس کر لیں گے شہباز شریف۔ اچھا، شاید مجھے یہ بتائیے گا کہ سی پیک 2 کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ون روڈ ون بیلٹ پروجیکٹ ہے، پھر ایم ایل 1 ہے، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو
कोआला से आज़ाद पतन का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इन पर कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी? हमने देखा है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, प्रोजेक्ट्स तो ये बहुत पुराने हैं। इस दफ़ा क्या कुछ ब्रेक थ्रू होगा? चाइना और पाकिस्तान का जो बायलैटरल विजिट है, अगर सिर्फ उसकी बात कर ली जाए तो। देखिए, ML1 के ऊपर तो शायद कोई पेशरफ उस तरह से होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जो कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके अलावा आजाद पतन वाला जो पावर प्रोजेक्ट है, ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर कोई पेशरफ होगी। और इसके अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के साथ, जो CPEC के मंसूबे हैं, जिसमें आपने देखा कि सॉफ्ट जो है उसका इफ्ताह कर दिया गया है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उस दिन वज़ीर आज़म और चीनी वज़ीर आज़म ने किया। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं या कंप्लीट होने के करीब हैं, उनमें फौरी पेशरफ्त हमें नजर आएगी। और इसके अलावा जो कराक्रम हाईवे का जो मंसूबा है, जो जिस पर काम इस वक्त जो है वो जारी है, तो उसको मुकम्मल करने के हवाले से मामलात आगे बढ़ेंगे। तो इसके अलावा चीन के साथ जो हमारे पावर के प्रोजेक्ट्स के कर्जों के हवाले से मामलात थे, उनकी जो है रीशेड्यूलिंग के हवाले से भी बातचीत जो है उस पर भी अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। और चीन जो है, क्योंकि वो समझता है कि उसने यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और वो पाकिस्तान को हमेशा से अपना दोस्त समझता है, तो वो दोस्ती का हक अदा करेगा। और पाकिस्तान भी इस दफा जो है इन प्रोजेक्ट्स पर जो है मामलात को आगे बढ़ाने पर तैयार है और ये समझता है कि पाकिस्तान को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। और इसीलिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने वहाँ का दौरा किया था और अब चीनी वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। जी ठीक। अच्छा शाहिद, एक तो चीन हो गया, चीन के साथ तो हमारा वो सरकारी सतह पे दौरा चल रहा है, वो समझ आता है कि बहुत से प्रोजेक्ट CPEC 2 का जो हिस्सा है। उसके अलावा रूस से हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दीगर कोई ममालिक ऐसे जिनके साथ हम कोई प्लान कर सकें, कोई MOUs अभी इसी वक्त SCO के दौरान साइन हो सकें? दीगर ममालिक में जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, जिसमें किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तो उनके साथ अभी जिस तरह सदर आसिफ अली जरदारी भी दौरे पर गए थे, तो उनके साथ जो मामलात हैं वो मुआहदे अभी इब्तिदाई स्टेजेस पर है, लेकिन उनके साथ भी मुआहदे जो हैं वो अभी। अच्छा शायद इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ चले जाए, आपका वाटर एंड पावर के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है, तो ये बताइएगा चाइनीज प्रीमियम के साथ हम IPPs के हवाले से कोई बात करेंगे, क्योंकि चाइनीज IPPs का एक बहुत बड़ा चंक है पाकिस्तान के पावर सिस्टम में। देखें, हुकूमत जो है वो इस हवाले IPPs के हवाले तो बड़ी तेजी से काम कर रही है। 4 IPPs को रिटायर्ड कर दिया गया है, मजीद जो 18 हैं उनकी पेमेंट्स को रोक दिया गया है और उनके साथ बातचीत को, मुआहदे को असर नो तहरीर करने के हवाले से बातचीत का अमल का आगाज हुकूमत ने कर दिया है। चाइना का जहां तक ताल्लुक है, चाइना के साथ पाकिस्तान की IPPs के हवाले से बातचीत पहले से जारी है और चाइनीज जो है उन्होंने पहले से इसके ऊपर बाज IPPs के ऊपर मामला को जो मुआहदे हैं उनके अंदर जो तरामीम के हवाले से एग्री भी कर लिया है। तो लगता यह है कि IPPs के हवाले से भी शायद चीन के साथ जो है मामलात, कुछ IPPs के हवाले से जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे इस दौरे के दौरान। ठीक हो गया शायद, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी SCO से मुतालिक। शायद अजमल हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पे अब शामिल करने लगे एक ब्रेक। आपने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक एवरीबडी। एक तरफ तो पाकिस्तान में इस वक्त SCO इजलास जो है वो मुनक्किद हो चुका है, उसकी मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान। आज समिट होने जा रहा है। उसके बाद अगर पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो आईनी तरमीम का शोर हसनैन अभी तक बरकरार है, क्योंकि आईनी तरमीम अभी तक जो है वो मंजूर नहीं हुई हैं। 26वीं ये आईनी तरमीम है जिनके लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 7 अक्टूबर को तलब करने का फैसला कर लिया गया, यानी कि आज 15 है, राइट? नहीं सॉरी 16 है और 17 को ये खैर असम्बली का जो इजलास है वो 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे, जबकि सेनेट का इजलास शाम 5 बजे बुलाने का फैसला किया गया है। अगर हम बात करें ऐवान बाला और ज़ेरी के, तो इजलास बुलाने को की जो समरी है वो सदर को अरसाल भी की गई है। समरी पार्लिमानी उमूर की तरफ से भेजी गई। वफाकी जो कैबिनेट है हमारी, वो भी इजलास में से रोज़ तलब किया गया उसको, और जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान भी है। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पेशावर हाई कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत जो है वो 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। ये तमाम तर मामलात इन पर बातचीत करने के लिए इफ्तिखार शिराजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। शिराजी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा, जिस तरह निमरा ने बताया
کہ 17 تک یہ اجلاس بلایا جائے گا آئینی ترمیم کے حوالے سے. کیا حکومت کے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں؟ کیونکہ کافی زیادہ ڈیلے ہمیں دیکھنے کو ملا. تقریباً 3 ہفتے کے ڈیلے کے بعد حکومت یہ جسارت کر رہی ہے کہ وہ واپس پارلیمنٹ یا پھر سینٹ میں جائے اور یہ آئینی ترمیم پیش کرے. جی پہلے تو صبح بخیر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ سارے جو آئینی ترمیم کا پیکج ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی بڑی ایک کلیدی اہمیت تھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے کراچی میں ملاقات ہوئی. آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب رائے گنج جا رہے ہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کافی حد تک طے ہو چکے ہیں، ورنہ ان ملاقاتوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. تو میرے خیال میں سب نظریں تھی مولانا صاحب پہ، اور مولانا صاحب نے بالآخر میرے خیال میں ایک وہ راستہ اختیار کیا جس کے بارے میں لوگ خدشات کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ ان کا اسٹینڈ تھا بنیادی طور پہ پہلے وہ یہی تھا کہ جو آئین کے اندر ترامیم کی جا رہی وہ آرٹیکل 8 ہو یا 199 ہو یا دیگر 56 ترامیم ہو، ان کے خیال میں یہ ترامیم عدلیہ کی آزادی کو ایک تو کمپرومائز کر دیں گی اور ساتھ میں حکمرانہ طرز حکومت کا راستہ جو ہے وہ ہموار کریں گی. لیکن اب دیکھیں کہ اگر وہ راضی ہو گئے ہیں تو کن شرائط پہ ہوئے. شیرازی صاحب وہ اپنی باتوں سے تو پیچھے نہیں ہٹے ہوں گے نا. انہوں نے یہی کہا تھا پہلے بھی کہ ہم اس مسودے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے رضامند تب ہوں گے، ان ترامیم کے لیے راضی تب ہوں گے جب ہمارے پوائنٹ سنے جائیں گے. تو وہ جو آمرانہ طرز حکومت کی بات کر رہے ہیں یا دیگر جو ان کی ریزرویشنز تھیں وہ پھر انہوں نے منوا لی ہوں گی تبھی وہ اگری کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس وقت حکومت وقت اور ان کے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ساری کمپین کو بلاول بھٹو زرداری صاحب، جی ہاں، انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ کم وقت میں ہم آئینی عدالتیں بنائیں گے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے گی، ہر صورت بنے گی. تو کیونکہ مولانا صاحب کا خیال یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کی بجائے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا چاہیے، کیونکہ پورے ملک کے اندر جو آئین سے جڑے کیسز ہیں ان کی تعداد کو 146 بنتی ہے. 146 کیسز کے لیے ایک سپریم عدالت بنائی جائے، بہتر یہ ہے کہ ایک بینچ بنا دیا جائے. اگر وہ اس نقطے پہ حکومت وقت کو کنونس کر چکے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر عدلیہ کو لے کے ترامیم ہونے جا رہی ہیں جس میں اس ملک کے اندر سپریم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن رہی ہے اور ساتھ میں ججز کی تعیناتی، ان کی چیف جسٹس کی جو ہے وہ تقرر اور باقی ان کی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ملازمت نکالنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی اگر بدلاؤ لایا جا رہا ہے تو پھر تو میرے خیال میں ہم کہیں گے کہ مولانا صاحب جس نقطے پہ اڑے تھے اب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے حکومت وقت کی جو ہے وہ باتیں مان لی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت جس انداز میں چیزوں کو آگے لے کے چل رہی ہے کہ 17 تاریخ کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیے گئے، اس سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس سے بلا لیے گئے ہیں، تو شولڈر آپ لگ رہے ہیں حکومت کے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر مولانا صاحب نے اپنی پوزیشن بدلی ہے اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور ساتھ میں ججز کی تقرری اور ان کی پروموشن اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے معاملات کے اندر ایک تبدیلی آنے والی ہے. اور اگر ایسا آ رہا ہے تو پھر ان سے یہ ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ جو پہلے آپ کے خدشات تھے وہ کیسے دور ہوئے ہیں. شرائط صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب تھوڑا سا یہاں پہ پی ٹی آئی کو یوز کر گئے، کیونکہ اپنا تو ووٹ بینک ان کے پاس تھا نہیں اور پی ٹی آئی کے جو ووٹس ملا کے ان کے پاس ایک پاور بنی، اس کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ڈکٹیٹ کیا اور پھر الٹیمیٹلی کچھ لے اور دے کی پالیسی ہوئی ہوگی جو آئندہ آنے والے دنوں میں شاید ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ آپ کو گورنمنٹ میں یا پھر ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایڈجسٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. جی یہ تو بڑے ایک چھوٹے بینیفٹ ہیں، اور جو آپ نے کہا کہ انہوں نے حکومت کو ڈکٹیٹ کروایا ہے تحریک انصاف کی طاقت کو استعمال کر کے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے. انہوں نے تھوڑا سا پروسیس کو لنگر آن کیا ہے، اس کو ڈیلے ضرور کیا ہے، لیکن وہ جو 25 تاریخ کی کٹ آف ڈیٹ تھی گویا کہ جس دن جسٹس قاضی فیصل صاحب نے بطور چیف جسٹس ریٹائر ہونا ہے، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن جن کا ذکر آپ پہلے تھوڑی دیر کر رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس کو شاید 22 تک التوا میں ڈال دیا گیا، لیکن ان دا مین ٹائم قاضی فیصل صاحب نے 17 تاریخ کو گویا کہ کل کے روز وہ پٹیشن بھی لگی ہے اور ممکنہ طور پہ اس پہ بھی فیصلہ یہی ہوگا کہ ملک کی جو پارلیمان اور سپریم ادارہ ہے اور اس کے جو بھی قانون یا آئین کے اندر ترامیم کریں اس معاملے کو عدالت میں نہیں لایا جا سکتا. تو جو ایک ہرڈل تھی کہ شاید روکا جائے، کیونکہ ماضی میں 2015 کی ججمنٹ پڑی ہے جس میں خود قاضی فیصل صاحب نے یہ ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا ایک کیس کے اندر کہ پارلیمان کو اس طرح آزادی حاصل نہیں ہے مدر کے در کہ وہ جس طرح چاہے آئین کے اندر ترامیم کرے، اس کی حدود و قیود ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل کی پٹیشن کا فیصلہ کچھ ادروائز آئے گا
तो देखें अब ऐसे में जब 63A देखें उसको भी जिस उजरत में निपटाया गया उस केस को या बाकी चीजें, तो वो जो 25 तारीख है जो मैजिक डेट है, वो मैजिक डेट के ऊपर उससे पहले मामला तय हो रहे हैं। तो फिर मौलाना साहब के जो स्टैंड है या उन्होंने किस तरह डिक्टेट करवाया, मेरे लिए नाकाबिल फहम बात है। मुझे लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए रजिस्ट जरूर किया है। अब उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि शायद उनके कुछ उनको कोई हुकूमत में कोई हिस्सा मिल जाए, कोई उनको एक गवर्नर लगा दिया जाए। उनके जो अच्छा, डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स मैंने कहा, डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ शराई साहब, डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स मैंने कहा, डिक्टेट इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कहा कि उन्होंने मुसवदा ही चेंज करवा दिया। उस हवाले से मैं कहता हूँ कि आपकी बात 100% दुरुस्त है कि उन्होंने जो बेनिफिट लेने थे और कहीं उनके काम अगर अटके हुए थे, क्योंकि उनकी खुद पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला महफूज किया हुआ है कि क्या मौलाना साहब ने तमाम आईनी तकाजे पूरे करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, तो वो है। फिर आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौर में नैब ने उनके खिलाफ कई दफा कॉल एंड नोटिस जारी किए थे, इसमाइल खान और बाकी जगहों पे उन पे भी कुछ इस तरह के उनके भाइयों पे इल्जाम हैं। तो अगर इस तरह की चीजें दोबारा सरफेस नहीं करती तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि ये फिर बेनिफिट्स होंगे कि जो मौलाना साहब ने लिए हैं, लेकिन वो रास्ता अख्तियार किए कि जिसको मेरे ख्याल में इस मुल्क की वकला फेटर्निटी भी कबूल नहीं कर रही है। आपने कल देखा है जिस तरह की तकारीर हुए हैं और वकला बिरादरी इसके खिलाफ एक पूरी कंप्लेन करने जा रही है। तो जो तरमीम हो रही है मेरे ख्याल में जिस उजरत में हो रही है, आप अंदाजा लगाएं कि अभी तक भी पब्लिक डोमेन के अंदर वो मुसवदा नहीं आया। वो कौन सी चीजें हैं जो अमेंड होने जा रही हैं, ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना मुल्क के 25 करोड़ आवाम को मालूम है कि किस तरह की तरमीम हो रही है। तो जाहिर सी बात है प्रोसेस इतना डुबियस है, लेकिन इसके ऊपर अगर मौलाना साहब राजी हो रहे हैं और अपना कांधा पेश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है फिर हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा कि हिस्ट्री उनके बारे में क्या कहती है और जो कुछ हुआ है क्या वाकई वो स्पीडी जस्टिस के लिए हुआ है या किसी के इक़्तिदार को स्ट्रेंथन करने के लिए या अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज करने के लिए हुआ है। इफ्तिखार साहब, इस सब में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इंतजार हमें कल पता चल ही जाएगा वैसे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन शिराजी साहब, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे है? ये तो मौलाना उनके साथी थे और यही कह रहे थे कि हम तो तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, जो कुछ करेंगे। तो लिया होगा कॉन्फिडेंस में? अब मुझे नहीं लगता। मौलाना साहब खुद कराची में बैठे हैं, कामरान मुर्तजा साहब जी सारे डायलॉग में और ड्राफ्टिंग में उनके कलीदी प्लेयर हैं, वो भी इस वक्त कराची में मौजूद हैं। इस दौरान ना तो कोई टेलीफोनिक राब्ता तहरीक इंसाफ से हुआ है और ना उनको अंगेज किया गया। तो मेरे ख्याल में वो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। अब उसकी वजूहात बाद में सामने आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तहरीक इंसाफ, क्योंकि तय यही हुआ था कि दोनों तरफ के मुसवदे आएंगे, फिर कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट की जाएंगी और फिर उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की जाने से, क्योंकि अपोजिशन की बहुत बड़ी जमात है और मौलाना साहब जो अपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं, तो वहां से कॉन्सेंसस के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज अगर वो रायविंड जा रहे हैं कराची से सीधे, तो इसका मतलब है कि आप तहरीक इंसाफ को उन्होंने गुड बाय कह दी है और इस सारी डील के अंदर वो सारा किरदार खुद ही अदा करना चाह रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड नहीं रख रहे और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए आखिरी रास्ता ये रह गया है कि वो वकला की जो तहरीक अगर चलने जा रही है, अगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने जा रहा है, पार्लियामान के अंदर भी उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और सड़कों पर तो वकला आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ वही रास्ता अख्तियार करेगी। मौलाना साहब की गाड़ी में अब उनके लिए सीटें बाकी नहीं रही। ठीक हो गया, मौलाना की गाड़ी में उनके लिए सीटें बाकी नहीं रही। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, हम बात कर रहे थे आईनी तरमीम के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से, जो कि SC स्टार्ट हुआ है तो आईनी तरमीम थोड़ा सा पीछे चली गई थी, लेकिन गवर्नमेंट आपको पता है कि रात की तारीख में काम करती है। एग्जैक्टली, तो वो वहाँ पे भी एक्टिव थी। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।